संविधान का आर्टिकल 344, मैं चाहूंगा सर, आपने इस विश्वविद्यालय को नया रूप दिया है, तो कुछ एक आर्टिकल्स पे आपके विश्वविद्यालय में गंभीर चिंतन हो। एक चिंतन तो सॉवरेंटी के ऊपर होना चाहिए, एक चिंतन आर्टिकल 344 पे भी होना चाहिए, एक चिंतन प्रियम्बल में जितने शब्द दिए हुए हैं उस पे भी होना चाहिए। संविधान निर्माताओं ने आर्टिकल 344 में यह कहा कि एक कमीशन बनेगा, भारतीय भाषा आयोग बनेगा, जो सुनिश्चित करेगा अगले 15 साल के अंदर विदेशी भाषाओं का प्रभाव खत्म हो जाए, सारी भारतीय भाषाओं में कामधाम शुरू हो जाए। और आर्टिकल 351 तो इसके आगे भी जाता है। आर्टिकल 351 यह कहता है इस देश के सभी लोगों को हिंदी और संस्कृत लिखना पढ़ना बोलना आना चाहिए। और इसीलिए डॉक्टर अंबेडकर ने जब भारत की राष्ट्रभाषा क्या होगी, इस पे प्रस्ताव कई लोग अपना अपना सुझाव दे रहे थे, तो डॉक्टर अंबेडकर का कहना था कि भारत की ऑफिशियल लैंग्वेज संस्कृत होनी चाहिए। यह डॉक्टर अंबेडकर का प्रस्ताव था। हालांकि वो नहीं हुआ, हिंदी हुई ऑफिशियल लैंग्वेज, लेकिन यह प्रस्ताव था। जब हमने यह तय कर लिया आज के 70 साल पहले कि हम एक संप्रभु भारत बनाएंगे, और आज भी हमारे देश में हमारे महापुरुषों को तो पढ़ाया नहीं जा रहा। आज भी उन लोगों को पढ़ाया जा रहा है जो यहां आए, लूटे तोड़े, हत्या किया, बलात्कार किया, मारा पीटा, उनको तो पढ़ाया जा रहा है। लेकिन एक से बढ़कर एक हमारे देश में जो महापुरुष हुए, महान राजा हुए, उनको नहीं पढ़ाया जा रहा। उदाहरण के लिए मरीच को नहीं पढ़ाया जाता, कश्यप को नहीं पढ़ाया जाता, विवस्वान को नहीं पढ़ाया जाता, इक्ष्वाकु को नहीं पढ़ाया जाता, पृथु को नहीं पढ़ाया जाता, त्रिशंकु को नहीं पढ़ाया जाता, धुंधुमार को नहीं पढ़ाया जाता, मानधाता को नहीं पढ़ाया जाता, भरत को नहीं पढ़ाया जाता, असित को नहीं पढ़ाया जाता, सगर को नहीं पढ़ाया जाता, अंशुमान को नहीं पढ़ाया जाता, दिलीप को नहीं पढ़ाया जाता, भगीरथ को नहीं पढ़ाया जाता, रघु को नहीं पढ़ाया जाता, जिनके नाम पे चौपाई है, रघुकुल रीत सदा चली आई प्राण जाय पर। उनके बारे में कोई चैप्टर है क्या? नहीं। सुदर्शन को नहीं पढ़ाया जाता, अग्निवर्ण को नहीं पढ़ाया जाता, अम्बरीश को नहीं पढ़ाया जाता, ययाति को नहीं पढ़ाया जाता, नाभाग को नहीं पढ़ाया जाता, और दशरथ को केवल इतना पढ़ाया जाता है कि वो राम के पिता थे। बाबर, हुमायूं, तुगलक, गौरी, गजनी का पूरा इतिहास पढ़ाया जाता है, लेकिन दशरथ जी के बारे में केवल इतना पढ़ाया जाता है कि राम के पिता थे, बस। आपको ये जान के आश्चर्य होगा, मानव इतिहास में सबसे पहले कॉमन एजुकेशन सिस्टम लागू करने वाले राजा दशरथ थे। हालांकि उसके पहले भी था। राजा दशरथ और उनके मंत्री सुमंत, जो अलग अलग वर्णों के थे। सुमंत जी नाविक के बेटे थे, दशरथ जी क्षत्रिय के लड़के थे। सुमंत जी बहुत गरीब थे, निर्धन थे। राजा दशरथ राजकुमार थे, राजा परिवार के थे। इसके बावजूद भी सुमंत और दशरथ जी एक ही स्कूल में पढ़े थे, एक ही गुरुकुल में पढ़े थे। यह व्यवस्था पहले से थी, लेकिन राजा ने उसको इंस्टीट्यूशनल तरीके से इंप्लीमेंट किया कि नहीं, अब आज के बाद, कहते नहीं जियो निकाल देना कि भाई आज के बाद ये नियम लागू। आज के बाद प्रत्येक गुरुकुल में प्रत्येक वर्ण के बच्चे पढ़ेंगे, साथ पढ़ेंगे, गरीब पढ़ेंगे, अमीर पढ़ेंगे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, दलित, सबके बच्चे एक साथ एक गुरुकुल में पढ़ेंगे। मंत्री का बच्चा हो चाहे संतरी का बच्चा हो, एक गुरुकुल में एक समान पढ़ेगा। और भगवान राम और निषाद राज एक ही साथ पढ़े थे, एक ही गुरुकुल में। आज ऐसी व्यवस्था है क्या? आज क्लर्क का बच्चा अलग स्कूल में पढ़ता है, कलेक्टर का बच्चा अलग स्कूल में पढ़ता है, मंत्री का बच्चा अलग स्कूल में पढ़ता है, संतरी का बच्चा अलग स्कूल में पढ़ता है कि नहीं? लेकिन यह व्यवस्था हमारे देश में नहीं थी पहले। हमारे देश में तो कॉमन सिलेबस, कॉमन करिकुलम सिस्टम बहुत पहले लागू हो चुका था, जिसपे अब चाइना, फ्रांस, रसिया, सिंगापुर,
जापान ने अब इंप्लीमेंट किया पिछले 50-60 साल में, और हमारे देश में कॉमन एजुकेशन सिस्टम हजारों साल पहले लागू हो चुका था और आज भी हो सकता है। शिक्षा का भारतीयकरण किए बिना एक सशक्त भारत बनाना, एक संप्रभु भारत बनाना, एक संवेदनशील भारत बनाना, एक समावेशी भारत बनाना, एक सबल भारत बनाना, एक समृद्ध भारत बनाना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है, जब तक शिक्षा का भारतीयकरण नहीं होगा। हमारे देश में अभी भी 3 लैंग्वेज सिस्टम चल रहा है कि 3 भाषाएं पढ़ानी है। सामान्यतया 3 भाषा में एक हिंदी पढ़ाई जाती है, एक संस्कृत, एक इंग्लिश। 2 भारतीय भाषा होती है, एक विदेशी भाषा होती है, ऐसे ही पढ़ाते हैं। तमिलनाडु में या कर्नाटक में हिंदी ले लेंगे, कन्नड़ ले लेंगे और संस्कृत और इंग्लिश ले लेते हैं, ऐसे करते हैं। लेकिन वर्तमान व्यवस्था में सुधार की गुंजाइश है और सुधार करना चाहिए। हम संस्कृत तो पढ़ा रहे हैं और संविधान की इच्छा के अनुसार पढ़ा रहे हैं। संविधान कहता है लोगों को हिंदी और संस्कृत लिखना, पढ़ना, बोलना आना चाहिए, लेकिन उसमें प्राइवेट पब्लिशर की किताबें पढ़ा रहे हैं और अलग अलग कथाएं पढ़ा रहे हैं। हमारे वेद किसमें है? जोर से बोलिए जरा। संस्कृत में। वाल्मीकि रामायण संस्कृत में, पुराण हमारे संस्कृत में, उपनिषद हमारे संस्कृत में। और ये जो वेद पुराण उपनिषद है ये चेंज भी नहीं हो रहे। ऐसा नहीं कि इस साल वाले बच्चे को ये वाली खरीदना है, अगले साल तो बदल जाएगा वेद, इसलिए वेद बदलना है। ये तो ऐसा है कि एक बार वेद खरीद लिया तो बड़ा भाई वही पढ़ेगा, छोटा भाई भी पढ़ेगा, यानी जेब पे खर्चा भी कमाने वाला। हम संस्कृत पढ़ा रहे हैं प्राइमरी स्कूलों में, अगर उस संस्कृत में प्राइवेट पाठ्य पुस्तकें पढ़ाने की बजाय वाल्मीकि रामायण लगा दें, उपनिषद लगा दें या वेद लगा दें, एक एक क्लास में एक क्लास में एक उपनिषद लगा दिया, अगले साल एक वेद लगा दिया, अगले साल अथर्ववेद लगा दिया, फिर सामवेद लगा दिया, ऋग्वेद लगा दिया, ऐसे जैसे जैसे बच्चा बढ़ता गया हम एक एक वेद लगाते चले गए। 8वीं तक पास करते करते हमारे भारत के सभी बच्चों को वेद आ जाएगा कि नहीं, पढ़ना आ जाएगा कि नहीं, होना चाहिए कि नहीं। हिंदी पढ़ाते, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि निराला जी को मत पढ़ाइए, सुमित्रानंद पंत को मत पढ़ाइए, लेकिन हमारा रामचरितमानस भी तो हिंदी में है। रामचरितमानस से बढ़िया काव्य है क्या? सारे अलंकार उसी में, सारे समास उसी में, सारे व्याकरण भी उसी में। अगर एक एक कांड पढ़ाना शुरू करें, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, 5वीं, 6वीं, 7वीं, 8वीं आते आते हमारे बच्चों को रामायण आ जाएगा कि नहीं पूरा? आज आता है कि रामायण पढ़ेंगे, राम का चरित्र पढ़ेंगे, राम का भाई के साथ व्यवहार पढ़ेंगे, राम का माता के साथ बिहेवियर कैसे था वो पढ़ेंगे, राम पिता के साथ कैसे व्यवहार करते थे वो पढ़ेंगे, तो माता पिता के साथ सम्मान भी बढ़ेगा, एक जीवन शैली भी पता चलेगी, राम का पूरा आदर्श भी पता चलेगा, और इसी बात लगे हाथों रामायण भी पढ़ लेंगे। और रामायण कभी बदलती नहीं है, तो एक बार रामायण खरीद लिया, पता चला घर में 6 बच्चे हैं, 6 के 6 बच्चे रामायण पढ़ रहे हैं, किताब तो रामायण तो बदला नहीं, तो पॉकेट पे बर्डन भी कम हुआ और रामायण भी पढ़ ली। संस्कृत भी पढ़ते हैं, हिंदी भी पढ़ते हैं, इंग्लिश भी पढ़ते हैं। आज की डेट में सर इंग्लिश में इतनी किताबें चल रही हैं, प्राइवेट पब्लिशर की किताबें चल रही हैं। अच्छा है, ठीक है, प्राइवेट पब्लिशर लगाइए। भगवत गीता तो इंग्लिश में है ना, दुनिया की सारी भाषाओं में भगवत गीता का ट्रांसलेशन हो चुका है। अगर हम भगवत गीता में 18 अध्याय हैं, 2-2, 3-3 अध्याय एक एक क्लास में डाल दें, तो जब तक 8वीं पास करेगा तब तक पूरी भगवत गीता का भी ज्ञान हो गया। तो गुरु शिष्य की जो परंपरा होती है
अर्जुन और भगवान कृष्ण के बीच में संवाद हो रहा है, और गुरु शिष्य की परंपरा का अर्जुन कृष्ण संवाद से बड़ा कोई एग्जाम्पल ही नहीं। शिष्य पूछता जा रहा है सवाल और गुरु जवाब देता जा रहा है। 1 2 3 4 5 6 70 प्रश्न, 1 2 नहीं, कितने प्रश्न? 70 प्रश्न। अगर हमारे बच्चे भगवत गीता पढ़ेंगे तो भारतीय जीवन शैली भी सीखेंगे, भारतीय परंपरा भी सीखेंगे, धर्म क्या है अधर्म क्या है यह भी सीखेंगे, युद्ध क्यों होता है, युद्ध से क्या नुकसान होता है इसको भी सीखेंगे, युद्ध कैसे रोका जा सकता है इसको भी सीखेंगे। और जब भारत के सभी बच्चे वेद पुराण उपनिषद सीखना शुरू कर लेंगे, पढ़ना शुरू करेंगे, रामायण पढ़ना शुरू कर लेंगे, तो संविधान के प्रियम्बल में शब्द आता है फ्रेटर्निटी, फ्रेटर्निटी, यूनिटी एंड नेशनल इंटीग्रेशन। देश की एकता अखंडता बढ़ेगी कि नहीं? जरा जोर से बोलिए। फ्रेटर्निटी बढ़ेगी कि नहीं? यूनिटी बढ़ेगी कि नहीं? नेशनल इंटीग्रेशन बढ़ेगा कि नहीं? अब किसी के मन में आ रहा होगा भारत तो सेकुलर है तो वेद पुराण कैसे पढ़ा सकते? हो सकता है ऐसा किसी के मन में हो। अरे भाई, वेद में कहां लिखा है तुम धर्मांतरण कर लो? वेद में कहां लिखा हुआ है तुम इस तरीके से बिहेवियर करो? और यह भारत का संविधान है। यह संविधान किसका है? ये भारत का। तो भारतीय जीवन शैली, भारतीय दर्शन, भारतीय ज्ञान विज्ञान, भारतीय परंपरा, भारतीय रीति रिवाज का ज्ञान तो सबको होना ही चाहिए। भले ही भारत में रहने वालों की पूजा पद्धति अलग अलग हो, लेकिन भारतीय नागरिक होने के नाते सबको भारतीय दर्शन पता होना चाहिए। और वेद पुराण नफरत नहीं सिखाते, गीता रामायण नफरत नहीं सिखाते, ये तो प्रेम सिखाते हैं, भाईचारा सिखाते हैं। पिता का धर्म, पुत्र का धर्म, भाई का धर्म, बहन का धर्म, पत्नी का धर्म, सबका धर्म सिखाते। और भारत धर्मनिरपेक्ष नहीं है, भारत पंथ निरपेक्ष है। बहुत सारे लोग इसको मिक्स कर देते हैं, धर्मनिरपेक्ष है। धर्मनिरपेक्ष नहीं है। अगर भारत धर्मनिरपेक्ष होता तो सुप्रीम कोर्ट के जजों की कुर्सियों पे नहीं लिखा होता यतो धर्मस्ततो जय। सुप्रीम कोर्ट का ध्येय वाक्य है यतो धर्मस्ततो जय। इसलिए सुप्रीम कोर्ट के जजेस की कुर्सियों पे लिखा हुआ है, बड़े बोल्ड लेटर में लिखा रहता है यतो धर्मस्ततो जय। और सुप्रीम कोर्ट के जज जब बैठते हैं सामने कोर्ट की दीवार पे लिखा रहता है यतो धर्मस्ततो जय। हाई कोर्ट के जज के कुर्सियों पे लिखा रहता है सत्यमेव जयते। भारत में 25 हाई कोर्ट है, सारे हाई कोर्ट में जज की कुर्सी पे यह लिखना अनिवार्य है सत्यमेव जयते। और हाई कोर्ट के जज के कमरे में भी सामने लिखा रहता है सत्यमेव जयते। तो भारत अगर धर्मनिरपेक्ष होता तो यतो धर्मस्ततो जय सुप्रीम कोर्ट के ध्येय वाक्य कैसे होता? भारत धर्मनिरपेक्ष नहीं है, भारत पंथ निरपेक्ष है। भारत में सबको अपनी मान्यताओं की स्वतंत्रता है, भारत में अपने अपने रीति रिवाज मनाने की स्वतंत्रता है, अपने परंपरा की स्वतंत्रता है, लेकिन भारत धर्मनिरपेक्ष नहीं है। इसलिए अब समय आ गया है कि भारत में प्राइमरी एजुकेशन खासतौर पे इसका पूरी तरीके से भारतीयकरण किया जाए। और मुझे बड़ी खुशी है कि कुलपति जी ने बताया कि अब तो यहां आपके विश्वविद्यालय में हिंदू स्टडी के ऊपर कोर्स भी शुरू हो रहा है, पीजी में भी आ रहा है, एमए में भी आ रहा है। लेकिन इसका प्राइमरी से इसकी स्टार्टिंग करना जरूरी है, प्राइमरी से इसको पढ़ाना बहुत जरूरी है। भारत में न्यायिक व्यवस्था भी आज भी हमारी विदेशी चल रही है। आज मैं आपके सामने कुर्ते पैजामा में हूं, सच्चाई है कि मैं भी उधर काला गाउन, काला सफेद बैंड, काली कोट, इसी में रहता हूं उधर। अब भाई ब्रिटेन में ठंडी लगती होगी तो इसलिए वहां जरूरी होगा काला गाउन पहनना, काली कोट पहनना। भारत में तो ऐसी कितनी अच्छी खासी गर्मी पड़ती है, 3 महीने ठंडी रहती है, 9 महीने यहां गर्मी गर्मी है, लेकिन 12 महीने चल रहा है सिस्टम। ब्रिटेन में पहले सारे जज चूंकि ब्रिटेन के होते थे तो उनको
छुट्टी मनाने जाना होता था क्रिसमस पे, तो 1 महीने सारी कोर्ट बंद रहती थी पहले। आज भी 1 महीने नहीं तो 15 दिन तो बंद रहती है, आज भी सुप्रीम कोर्ट बंद रहती। गर्मी दिसंबर के महीने में 15 दिन बंद हो जाती। पहले यहां के जो वहां जज थे, गर्मी यहां बर्दाश्त नहीं होती थी तो मई जून में चले जाते थे, जुलाई में लौट के आते थे। आज भी लगभग वो चल रहा है। सुप्रीम कोर्ट 15 मई के आसपास बंद हो जाती, फिर जाके जुलाई में खुलती है। तो छुट्टी का कैलेंडर भी वही चल रहा है हमारा, गुलामी वाला, ड्रेस गुलामी वाला, कानून गुलामी वाला, इंडियन पिनल कोड गुलामी वाला, पुलिस एक्ट 1861 का गुलामी वाला, एविडेंस एक्ट 1872 का गुलामी वाला। जब गुलामी के नियम कानून चलते हैं, गुलामी की व्यवस्था चलती है, तो इनडायरेक्ट वे में हम मानसिक रूप से गुलाम हो जाते हैं और हमें अपनी भारतीय चीजें अच्छी नहीं लगती हैं। यह नतीजा हम अपने सामने देख रहे हैं। आज भी आप भारतीयता की बात करो तो लोग सांप्रदायिकता समझ लेते हैं, डिफरेंस ही नहीं समझ रहे हैं। अरे भारतीयता की बात करना सांप्रदायिकता कहां से हो गई? लेकिन जैसे भारतीयता की बात करो कहते हैं तो कम्युनलिज्म फैला रहे हैं या सांप्रदायिकता फैला रहे हैं। क्यों? क्योंकि दिमाग में गुलामी इस हद तक अंदर चली गई है और 3-4 जनरेशन से चली गई है कि गुलामी का नियम पसंद, गुलामी का कानून पसंद, गुलामी की पुलिस व्यवस्था पसंद। मुझे तो आश्चर्य हुआ जब अभी वर्तमान सरकार ने 3 कानूनों का बिल पेश किया। अभी कानून पढ़ा भी नहीं होगा, 1 घंटे के अंदर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके लोगों ने कह दिया है बेकार है।